नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के चैनल हमरंग में आपका स्वागत है। मैं आशिया मदार। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे हनीफ मदार की कहानी तिरंगा कहाँ है मेरी आवाज में। सीतागंज की सुबह कभी घड़ी देखकर नहीं होती थी, वे सबसे पहले झाड़ू की आवाज से होती थी। अंधेरे और उजाले के बीच का वो समय जब रात अपना आखिरी पहर काट रही होती है और सूरज अभी क्षितिज के नीचे कहीं चुपचाप बैठा होता है। तभी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी शहर की गलियों में उतर आते थे। उनके हाथों में बधी लंबी झाड़ू सड़क पर एक लय पैदा करती थी, सर सर सर, मानो सोए हुए शहर की देह पर कोई धीरे धीरे हाथ फेर रहा हो। उस आवाज का शहर के इतिहास में कभी उल्लेख नहीं हुआ, ना ही किसी कवि ने उस पर कविता लिखी, किसी अखबार ने उसकी तस्वीर नहीं छापी। उसी आवाज के बाद दूध वाले निकलते थे, फिर अखबार, फिर स्कूल की बसें, फिर बाजार और अंत में वही लोग जो कहते थे आज शहर कितना साफ लग रहा है। साफ शहर की तारीफ हमेशा शहर को मिलती है, उसे साफ करने वाले आदमी को नहीं। रामदीन को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ। जिसे रोज सूर्योदय से पहले काम करने की आदत पड़ जाए वो प्रशंसा का भूखा नहीं रह जाता। वो 55 वर्ष का था, रंग धूप में तपे खेत जैसा सावला, चेहरे पर महीन झुर्रियां, आंखों में ऐसी शांति जैसी लंबे समय तक नदी किनारे बैठे किसी आदमी की आंखों में उतर आती है। नगर पालिका की नीली वर्दी उसके शरीर पर इतनी पुरानी हो चुकी थी कि अब कपड़े और आदमी के बीच का अंतर मिटने लगा था। उस सुबह भी वो हमेशा की तरह 4 बजे घर से निकला, लेकिन सुबह हमेशा जैसी नहीं थी। आज 15 अगस्त था। उसने घर से निकलने से पहले दरवाजे की चौखट पर टंगी अपनी पत्नी शांति की तस्वीर की ओर देखा। फ्रेम सस्ता था, शीशा एक कोने से चटका हुआ। तस्वीर में शांति मुस्कुरा रही थी। 15 साल हो गए उसे गए हुए, लेकिन रामदीन की आदत नहीं गई थी। हर सुबह काम पर निकलते समय वो तस्वीर की ओर देखकर इतना ही कहता, चलता हूं, और उसे हमेशा लगता जैसे भीतर से कोई बहुत धीरे से उत्तर देता हो, जल्दी लौटना। झोपड़ी से बाहर निकलते ही गहरी उमस ने उसका स्वागत किया। अगस्त का महीना था, लेकिन रात की नमी अभी हवा में बची हुई थी। गली के आखिरी मोड़ पर नल टपक रहा था। एक दुबला पतला कुत्ता उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक चला, फिर दूसरी गली में मुड़ गया। दूर मस्जिद से अजान की पहली आवाज उठी। लगभग उसी समय मंदिर का पुजारी भी घंटी बजाने लगा। रामदीन ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि दोनों में पहले कौन शुरू करता है। उसे बस इतना अच्छा लगता था कि शहर हर सुबह 2 अलग अलग आवाजों में जागता है और दोनों की मंजिल एक ही होती है, एक नया दिन। मुख्य सड़क पर पहुंचते पहुंचते उसे पीछे से किसी साइकिल की घंटी सुनाई दी। रामदीन काका, उसने मुड़कर देखा। नगर पालिका का नया लड़का इमरान था। उम्र 22-23 साल। चेहरे पर अभी नौकरी की थकान नहीं, उम्मीद बची हुई थी। साइकिल रोककर वो मुस्कुराया, आज जल्दी निकल पड़े। रामदीन भी मुस्कुरा दिया, आज शहर को भी तो जल्दी उठना है। इमरान ने बात पूरी तरह नहीं समझी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। दोनों साथ साथ स्कूल की ओर चल पड़े। सरकारी इंटर कॉलेज शहर के बीचों बीच था। आज वही ध्वजारोहण होना था। सारा शहर नहीं, लेकिन शहर का वो हिस्सा जरूर आने वाला था जो हर साल राष्ट्रीय पर्वों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। बाकी लोग अपने अपने काम पर चले जाएंगे। राष्ट्र भी अंततः रोजी रोटी के साथ ही चलता है। स्कूल का बड़ा लोहे का फाटक खुला हुआ था। अंदर मैदान धूल और सूखी पत्तियों से भरा पड़ा था। मंच पर अभी सिर्फ लोहे का ढांचा खड़ा था। ध्वजदंड अकेला आसमान की ओर देख रहा था। रामदीन कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर मन ही मन सोचा, क्या बात है, आज झंडा नहीं बांधा। हर बार तो सूरज के निकलने से पहले बन जाता था। फिर बहुत धीरे से बोला,
आज फिर तेरी बारी आ गई। इमरान हंस पड़ा। काका, आप झंडे से भी बात करते हो क्या? रामदीन ने झाड़ू उठाई। नहीं बेटा, मैं उससे नहीं, हाँ, अपने आप से बात करता हूं। और उसने झाड़ू चलानी शुरू कर दी। ध्वज दंड के ठीक नीचे मैदान में एक छोटे बच्चे के नंगे पैरों के निशान दिखे। एक पल को उसका माथा ठनका। स्कूल है, आ गया होगा कोई बच्चा, सोचकर अपने काम में लग गया। सर सर सर, पूरा मैदान उसी आवाज से भर गया। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। पूर्व दिशा में आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। पहले धूसर, फिर हल्का नीला और उसके बाद केसरिया। रामदीन को हमेशा लगता था कि सूरज उगने से पहले आसमान भी तिरंगे का पहला रंग पहनता है। उसने ये बात कभी किसी से नहीं कही। कुछ बातें आदमी अपने भीतर इसलिए रखता है कि वे बाहर निकलते ही साधारण हो जाती हैं। इमरान मैदान के दूसरे कोने में झाड़ू लगा रहा था। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। काका, इधर आइए। रामदीन धीरे धीरे उधर पहुंचा। धूल के बीच एक छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा पड़ा था। शायद किसी बच्चे का टिफिन रहा होगा। उसके पास आधी टूटी पेंसिल, एक रबर और एक फटी हुई कॉपी का पन्ना पड़ा था। इमरान ने पन्ना उठाया। उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मेरा भारत। बस इतना ही। आगे का हिस्सा फट चुका था। रामदीन ने वो कागज अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, जिस बच्चे ने ये लिखा होगा उसने आगे क्या लिखा होगा? इमरान हंसकर बोला, जो सब लिखते हैं, मेरा भारत महान। रामदीन ने सिर हिलाया। जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का भारत अलग होता है। इमरान चुप हो गया। रामदीन ने कागज मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। फेंक क्यों नहीं देते? इमरान ने पूछा। क्योंकि अधूरी बात फेंकी नहीं जाती। 7 बजते बजते स्कूल का मैदान बदल चुका था। जहां थोड़ी देर पहले धूल थी, वहां अब बच्चों की कतारें थी। जहां सूखी पत्तियां थी, वहां रंगोली बन गई थी। मंच पर सफेद चादर बिछा दी गई थी। माइक की आवाज बार बार जांची जा रही थी। हेलो, 1 2। प्रधानाचार्य की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने घड़ी देखी। अभी तक झंडा नहीं बांधा गया है। ये काम सुबह ही हो जाता था। झंडा निकाल लिया, वे गुस्से में चिल्लाए। चपरासी नन्हेलाल घबरा गया। अभी लाता हूं साहब। वह स्टोर की ओर भागा। कुछ ही क्षण बाद वह लौट कर आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। साहब, क्या हुआ? झंडा? क्या? झंडा पेटी में नहीं है। प्रधानाचार्य ने समझा शायद उसने ठीक से देखा नहीं। वे स्वयं स्टोर तक गए। लकड़ी की पेटी खुली थी। मलमल का सफेद कपड़ा वहीं रखा था, लेकिन उसके भीतर तिरंगा नहीं था। कुछ पल के लिए पूरा कमरा जैसे सांस लेना भूल गया। कल किसने रखा था? मैंने, नन्हेलाल बुदबुदाया। ताला लगाया था साहब। प्रधानाचार्य ने तुरंत चाबी देखी। ताला टूटा नहीं था। चोरी के कोई निशान नहीं थे। फिर झंडा गया कहां? उधर मैदान में बच्चे राष्ट्रगीत की तैयारी कर रहे थे। जिलाधिकारी के आने में मुश्किल से 45 मिनट बचे थे। प्रधानाचार्य के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, रामदीन। रामदीन दौड़ता हुआ आया। जी साहब, स्टोर से झंडा गायब है। रामदीन पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उसने खाली पेटी की ओर देखा। उसकी आंखें एक क्षण के लिए स्थिर हो गईं। 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ था। उसने मलमल का कपड़ा उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा, पेटी के नीचे झांका, दीवारों पर नजर दौड़ाई, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, साहब घबराइए मत। प्रधानाचार्य लगभग झल्ला पड़े।
घबराऊं नहीं तो क्या करूं? 8 बजे कार्यक्रम है, पूरा शहर आएगा, झंडा नहीं है। रामदीन ने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, झंडा कहीं गया नहीं है, यहीं होगा, उसे ढूंढना पड़ेगा। प्रधानाचार्य ने अधीर होकर पूछा, इतना विश्वास कैसे है तुम्हें? रामदीन ने बहुत धीरे से कहा, जो चीज सम्मान से रखी जाती है वो अपमान करके नहीं जाती। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि कुछ क्षण के लिए कमरे की घबराहट थम गई, लेकिन समय नहीं रुका। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थीं और पहली बार 15 अगस्त की सुबह सीतागंज के सरकारी इंटर कॉलेज में सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं था कि मुख्य अतिथि कब आएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये था, तिरंगा कहाँ है? कमरे में ऐसा सन्नाटा भर गया था कि बाहर बच्चों की कवायद की आवाज भी भीतर तक साफ सुनाई दे रही थी। 1, 2, दाएं मुड़, सावधान। जीवन कितना विचित्र है। बाहर उत्सव की तैयारी चल रही थी, भीतर चिंता। प्रधानाचार्य ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। रामदीन ने धीरे से कहा, अभी नहीं साहब। क्यों? क्योंकि जिसे भी बुलाएंगे वे झंडा खोजेंगे। मैं आदमी खोजूंगा। प्रधानाचार्य ने विस्मय से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? रामदीन ने उत्तर नहीं दिया। वो स्टोर से बाहर निकला। बरामदे में खड़ा होकर उसने पूरे स्कूल पर एक लंबी नजर डाली। 30 साल, पूरे 30 साल से वो इसी स्कूल में हर 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले सफाई करता आया था। उसे मालूम था कि कौन सा शिक्षक किस समय आता है, कौन बच्चा किस कोने में छिपकर अमरूद खाता है, कौन चपरासी ताला बंद करते समय 2 बार खींच कर देखता है और कौन बिना देखे ही चला जाता है। स्कूल उसके लिए इमारत नहीं था, एक जीवित आदमी था, और जीवित आदमी अचानक अपना कोई अंग नहीं खोता, कुछ न कुछ निशान छोड़ता है। रामदीन सबसे पहले ध्वज दंड के पास गया। वहां रस्सी हवा में झूल रही थी। उसने ऊपर देखा, फिर नीचे, धूल पर नजर डाली। रात की नमी अभी पूरी तरह सूखी नहीं थी। उसे याद आया, यही कई पैरों के निशान दिखाई दिए थे, बच्चों के, चपरासी के, अपने और इमरान के। लेकिन उन सबके बीच एक और निशान था, नंगे पैर का, छोटा सा पैर, किसी बच्चे का। वो निशान ध्वज दंड से शुरू होकर बरामदे की ओर जा रहा था। इमरान भी पास आ गया। काका, कुछ मिला? रामदीन ने उंगली से इशारा किया। मेरे साथ आ। हाँ तो बताओ। रामदीन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो उन्हीं निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। इमरान भी उसके साथ हो लिया। बरामदे से होते हुए वे निशान स्कूल की पिछली तरफ बने छोटे बगीचे तक पहुंचे। वहां गुलाब के कुछ पौधे थे, 2 अमरूद के पेड़ और एक टूटी हुई लोहे की बेंच। बेंच के पास मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। रामदीन घुटनों के बल बैठ गया, मिट्टी को हाथ से हटाया। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी नीली कंचे की गोली पड़ी थी। इमरान मुस्कुराया। काका, लगता है आप ज्यादा सोच रहे हो, खुद को जासूस समझ रहे हो क्या? कहकर इमरान मुस्कुराया। रामदीन ने कंचा उठाया, धूल साफ की, जेब में रख लिया। जिस बच्चे का ये कंचा है, शायद वही हमें झंडे तक ले जाए। इमरान अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उधर मैदान में बेचैनी बढ़ रही थी। प्रधानाचार्य बार बार घड़ी देख रहे थे। अध्यापक आपस में फुसफुसा रहे थे। अगर जिलाधिकारी आ गए तो दूसरा झंडा मंगवा लेते हैं। कहाँ से? बाजार से। आज सुबह 7 बजे कौन सी दुकान खुली होगी? एक अध्यापक ने सुझाव दिया। मेरे घर पर छोटा झंडा है। प्रधानाचार्य ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, विद्यालय का ध्वजारोहण
किसी भी झंडे से नहीं होगा। जो झंडा हर साल फहरता है, आज भी वही फहरेगा। ये बात उन्होंने गुस्से में कही थी या विश्वास में, वे स्वयं भी नहीं जानते थे। रामदीन बगीचे से निकलकर स्कूल के पिछले फाटक तक पहुंचा। फाटक बंद था, लेकिन नीचे की मिट्टी पर वही नंगे पैरों के निशान फिर दिखाई दिए। इस बार उनके साथ एक और निशान जुड़ गया था, पुरानी चप्पल का। रामदीन ठिठक गया। उसने बहुत धीरे से कहा, ये बच्चा अकेला नहीं था। इमरान ने पूछा, क्या कहा? कौन बच्चा? रामदीन ने पहली बार गहरी सांस ली। अब हमें स्कूल के बाहर जाना होगा। लेकिन कार्यक्रम? इमरान ने आश्चर्य से पूछा। रामदीन ने दूर मैदान की ओर देखा। बच्चे अब राष्ट्रगान का अभ्यास कर रहे थे। उनकी सामूहिक आवाज हवा में तैर रही थी। वो कुछ क्षण सुनता रहा, फिर बोला, आज सबसे जरूरी काम मंच सजाना नहीं है बेटा। आज सबसे जरूरी काम उस आदमी को ढूंढना है जिसके हाथ में इस समय हमारा तिरंगा है। और दोनों स्कूल के पिछले फाटक से बाहर निकल पड़े। उन्हें ये नहीं मालूम था कि अगले 1 घंटे में पूरा शहर उनके सामने ऐसे खुलेगा जैसे किसी पुरानी किताब के एक एक पन्ने हवा से अपने आप पलटते चले जाए। स्कूल के पीछे एक संकरी गली निकलती थी। दिन चढ़ने पर वहां इतनी भीड़ हो जाती कि 2 साइकिलें आमने सामने आ जाए तो एक को रुकना पड़ता। लेकिन इस समय गली लगभग खाली थी। सिर्फ कुछ घरों के दरवाजे खुले थे। औरतें आंगन में पानी छिड़क रही थी। कहीं तुलसी पर जल चढ़ रहा था, कहीं चूल्हे पर पहली रोटी फूल रही थी। नंगे पैरों के निशान गली की कच्ची मिट्टी में साफ दिखाई दे रहे थे। रामदीन उन्हें पढ़ रहा था। कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग चेहरे। रामदीन ने सारी उम्र सड़कें पढ़ी थी। उसे पता था कि जल्दी में भागने वाले आदमी का पैर कैसा पड़ता है, थके हुए आदमी का कैसा और डरे हुए बच्चे का कैसा। ये बच्चा भागा नहीं था, धीरे धीरे चला था, बीच बीच में रुका भी था। डरा हुआ नहीं है, रामदीन बुदबुदाया। इमरान ने पूछा, क्या? अगर चोरी की होती तो दौड़ता। इमरान पहली बार गंभीर हुआ। मतलब किसी ने झंडा चुरा लिया है और उसे लगता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। रामदीन ने उसकी ओर देखा। यही बात मुझे परेशान कर रही है। कुछ दूर जाकर वे एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचे। दुकानदार अभी केतली चढ़ा रहा था। रामदीन को देखते ही बोला, अरे आज इतनी सुबह स्कूल से बाहर कैसे? रामदीन ने बिना भूमिका बांधे पूछा, रामू, अभी थोड़ी देर पहले कोई बच्चा इधर से गया था क्या? चाय वाले ने सोचा, हाँ गया था। अकेला? नहीं, एक बूढ़े आदमी के साथ था। रामदीन का ध्यान एकदम से उसकी ओर गया। कैसा बूढ़ा? दाढ़ी थी, कंधे पर बोरा था। कबाड़ी लगता था। इमरान ने उत्साहित होकर कहा, बस वही होगा। लेकिन रामदीन अभी भी शांत था। उस बच्चे के हाथ में कुछ था? चाय वाले ने याद करने की कोशिश की। हाँ, एक कपड़े जैसा कुछ था। उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। रामदीन की धड़कन थोड़ी तेज हुई। दोनों बिना चाय पिए आगे बढ़ गए। गली उन्हें शहर के पुराने हिस्से में ले आई। ये वो इलाका था जहां मकान इतने पुराने थे कि उनकी दीवारों पर समय भी थक कर बैठ गया था। एक मोड़ पर उन्हें कबाड़ी मिल गया। वही सफेद दाढ़ी, कंधे का बोरा जमीन पर रखा था और उसके साथ लगभग 10-11 साल का एक दुबला पतला लड़का बोरे में से लोहे के टुकड़े अलग कर रहा था। रामदीन ने पास जाकर पूछा, बेटा, आज सुबह तुम स्कूल की तरफ गए थे? लड़के ने सिर उठाया। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बस सावधानी थी। उसने धीरे से कहा, हाँ। तुम्हारे पास कपड़ा था? लड़के ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने अपने दादा की ओर देखा। बूढ़े कबाड़ी ने बीच में ही पूछा, क्या बात है?
रामदीन ने पहली बार पूरी बात बताई। स्कूल का तिरंगा नहीं मिल रहा। बूढ़े की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत लड़के की ओर देखा। सच बता छोटू। लड़के ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। कुछ क्षण बाद बोला, मैं ले आया था। इमरान लगभग चिल्ला पड़ा, देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन रामदीन ने उसका हाथ दबा दिया। पहले पूरी बात सुन। रामदीन लड़के के सामने बैठ गया, इतना पास कि दोनों की आंखें बराबर हो गईं। उसने बहुत नरमी से पूछा, क्यों ले आए थे? लड़के ने होठ भींच लिए, फिर बोला, चोरी नहीं की थी। तो वो नीचे पड़ा था। मुझे लगा लोग उसके ऊपर पैर रख देंगे। रामदीन एक क्षण के लिए चुप रह गया। नीचे पड़ा था? हाँ, रस्सी से खुलकर गिर गया था। मैंने सोचा बाद में दे दूंगा। इमरान हैरान रह गया, तो सीधे घर क्यों ले आए? लड़के ने सिर और झुका लिया। घर नहीं, अम्मा के पास ले गया था। क्यों? लड़के की आंखें भर आईं। वो बहुत बीमार हैं। उन्होंने कभी असली तिरंगा पास से नहीं देखा था। यह सुनकर कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। दूर कहीं राष्ट्रभक्ति के गीत बज रहे थे। यहाँ एक बीमार माँ थी, एक गरीब बच्चा और तिरंगा पास से देखने का सपना। रामदीन ने धीरे से पूछा, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? लड़के ने सामने की टूटी हुई झोपड़ी की ओर इशारा किया। रामदीन ने उस ओर देखा। दरवाजा आधा खुला था, भीतर अंधेरा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस झोपड़ी में कदम रखते ही उसे ऐसा कुछ दिखेगा। रामदीन ने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर धीरे से आवाज दी, अंदर आ जाए? भीतर से बहुत धीमी आवाज आई, दरवाजा खुला है, आ जाइए। झोपड़ी छोटी थी, इतनी छोटी कि एक साथ 4 लोग खड़े हो जाएं तो हवा को भी जगह मांगनी पड़े। कोने में मिट्टी का चूल्हा था जो पिछली रात की राख से अब भी भरा पड़ा था। दीवार के सहारे एक पुरानी चारपाई लगी थी। उसी पर लगभग 40 वर्ष की एक स्त्री लेटी थी। चेहरा पीला, आंखें धसी हुई, लेकिन उनमें अजीब सी चमक बची हुई थी। उसने रामदीन को देखा, फिर उसके पीछे खड़े इमरान को और अंत में अपने बेटे की ओर देखा। मिल गए? उसने धीमे से पूछा। लड़के ने सिर हिलाया। हाँ अम्मा। स्कूल वाले हैं? स्त्री ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। भैया, बच्चे से गलती हो गई। रामदीन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पहले हमें पूरी बात बता दीजिए। स्त्री कुछ क्षण चुप रही, फिर उसकी नजर चारपाई के पास रखे एक पुराने तकिए पर गई। उसने लड़के से कहा, बेटा निकाल दे। लड़के ने तकिए को हटाया। बहुत सावधानी से तह किया हुआ तिरंगा रखा था। वो वैसा ही था, सम्मान से मोड़ा हुआ, एक भी सिलवट अतिरिक्त नहीं। रामदीन ने उसे देखते ही राहत की सांस ली, लेकिन उसने तिरंगा हाथ में नहीं लिया। पहले उसने उस स्त्री की ओर देखते हुए पूछा, तुमने इसे खोला था? स्त्री की आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई। हाँ। कैसा लगा? उसने उत्तर देने से पहले तिरंगे को देखा। बहुत देर तक देखती रही, फिर बोली, जैसा बचपन में किताबों में देखा था, उससे भी सुंदर। रामदीन चुप रहा। स्त्री ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेरा नाम कमला है। मैं सामने वाले सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। हर 15 अगस्त को मास्टर साहब कहते थे, सब बच्चे झंडे को सलाम करो। मैं सबसे आगे खड़ी होती थी। वो हल्का सा हंसी। तब लगता था बड़ी होकर अध्यापिका बनूंगी। हंसी अगले ही क्षण बुझ गई। लेकिन बाबूजी चल बसे। पढ़ाई छूट गई। फिर शादी, फिर गरीबी, फिर बीमारी।
उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। ये सुबह जब कबाड़ बीनने निकला तो स्कूल के पास से गुजरा। कहता है झंडा नीचे पड़ा था। घर लाकर बोला, अम्मा पहले तुम देख लो, फिर लौटा देंगे। कमला ने तिरंगे की ओर देखते हुए कहा, मैंने इसे अपने सिर से लगाया, बस इतनी सी ख्वाहिश थी। कमरे में कुछ पल तक कोई नहीं बोला। इमरान की आंखें झुक गईं। जिस बच्चे को वो अभी थोड़ी देर पहले चोर समझ रहा था, वो अपनी माँ की अधूरी इच्छा पूरी करने निकला था। रामदीन धीरे से चारपाई के पास बैठ गया। बहन, एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हारा बेटा इसे वापस करने तो गया नहीं? ये डर रहा था। कमला का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने बेटे की ओर देखा। तो मैं उसे अपने हाथ से स्कूल देने आने को थी, क्योंकि सम्मान किसी ऐसी चीज को अपने पास रखने में नहीं, उसे सही जगह पहुंचाने में होता है। लेकिन अच्छा हुआ कि तब तक आप आ गए। और रामदीन की आंखों में जैसे कोई पुरानी स्मृति उतर आई। उसे अपनी पत्नी शांति याद आई। वो भी यही कहा करती थी, इज्जत हमेशा लौटा कर दी जाती है, छीन कर नहीं रखी जाती। उसी समय बाहर से लाउड स्पीकर की आवाज आई, सभी अतिथियों से अनुरोध है कि अपने स्थान ग्रहण करें। रामदीन ने घड़ी देखी, 7:30 बज चुके थे। समय तेजी से भाग रहा था। उसने दोनों हाथों से तिरंगा उठाया, लेकिन उसे अपनी बाहों में दबाने के बजाय उसने वो तिरंगा उस लड़के की ओर बढ़ा दिया। लड़का चौंक गया। मैं? हाँ, तू ही इसे लेकर चलेगा। इमरान ने आश्चर्य से पूछा, काका? रामदीन ने शांत स्वर में कहा, जिसने इसे अपमान से बचाया, उसी के हाथ से ये सम्मान की जगह पहुंचेगा। लड़का कांप गया। उसने दोनों हाथों से तिरंगा लिया, ऐसे जैसे कोई पहली बार किसी नवजात बच्चे को गोद में उठाता है। कमला की आंखों से 2 बूंद आंसू बह निकले। उसने बेटे से कहा, सीधा पकड़ना, ये सिर्फ कपड़ा नहीं है। लड़के ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ अम्मा, अब मुझे पता है। रामदीन ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा। सामने की सड़क पर अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। हर कोई स्कूल की ओर जा रहा था, लेकिन उन सब के बीच एक दुबला पतला कबाड़ी का बच्चा दोनों हाथों में तिरंगा संभाले सबसे आगे चल रहा था। और पहली बार रामदीन को लगा कि शायद आज ध्वजारोहण केवल स्कूल में नहीं होगा, कुछ लोगों के भीतर भी होने वाला है। स्कूल अब दूर नहीं था। मुख्य सड़क पर आते ही भीड़ घनी होने लगी। सफेद वर्दी पहने बच्चे, हाथों में छोटे छोटे कागज के तिरंगे लिए अभिभावक, मिठाई के डिब्बे ढोते कर्मचारी, पुलिस के 2 जवान, नगर पालिका का पानी का टैंकर, सब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन उस भीड़ में सबसे अलग वो लड़का था। उसके हाथों में तिरंगा था और उसके चेहरे पर वैसी सावधानी थी जैसी लोग किसी दीपक को आंधी में लेकर चलते समय बरतते हैं। रामदीन बार बार उसकी चाल देख रहा था। वो लड़का तिरंगे को सीने से नहीं चिपका रहा था, ना ही उसे हवा में लहरा रहा था। वो उसे दोनों हथेलियों पर टिकाए हुए था, जैसे किसी विश्वास को लेकर चल रहा हो। स्कूल का फाटक दिखाई देने लगा। प्रधानाचार्य बेचैनी में इधर उधर टहल रहे थे। जिलाधिकारी की गाड़ी किसी भी क्षण पहुंच सकती थी। अध्यापक घड़ियां देख रहे थे। बच्चे कतारों में खड़े खड़े ऊबने लगे थे। तभी किसी बच्चे ने चिल्लाकर कहा, आ गए। सबकी नजर एक साथ फाटक की ओर उठ गई। रामदीन था, उसके साथ इमरान, और उनके आगे एक फटे हुए कुर्ते में नंगे पांव दुबला पतला लड़का, जिसकी हथेलियों पर तिरंगा रखा था। कुछ क्षण के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। प्रधानाचार्य तेजी से उनकी ओर आए। उन्होंने राहत की सांस ली। मिल गया। उन्होंने आगे बढ़कर झंडा लेना चाहा,
लेकिन रामदीन ने बहुत विनम्रता से कहा, साहब, एक प्रार्थना है। प्रधानाचार्य रुक गए। क्या? रामदीन ने उस लड़के की ओर देखा। अगर अनुमति दे तो आज ये बच्चा तिरंगा आपको सौंपे। प्रधानाचार्य ने पहले लड़के को देखा, फिर उसके मैले कपड़े, फिर उसके नंगे पांव, फिर कुछ क्षण के लिए उनकी नजर रामदीन पर टिक गई। प्रधानाचार्य अनुभवी शिक्षक थे। उन्होंने समझ लिया कि इस अनुरोध के पीछे कोई ऐसी बात है जिसे भीड़ के सामने पूछना उचित नहीं। उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। आओ बेटा। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से तिरंगा प्रधानाचार्य को दिया, इतनी सावधानी से जैसे हाथों से नहीं, दिल से सौंप रहा हो। प्रधानाचार्य ने झंडा लेते समय अनायास उसका सिर सहला दिया। धन्यवाद। बस एक शब्द, लेकिन वो शब्द लड़के के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। ठीक उसी समय जिलाधिकारी की गाड़ी स्कूल के फाटक पर आकर रुकी। सायरन नहीं बजा, बस गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला। मुख्य अतिथि मंच की ओर बढ़ गए। कार्यक्रम शुरू हो गया। जो लोग कुछ देर पहले झंडे को लेकर व्याकुल थे, अब अपनी अपनी भूमिकाओं में लौट चुके थे। माइक पर उद्घोषक की आवाज गूंजी। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर। शब्द बहते रहे, लोग सुनते रहे, लेकिन रामदीन का ध्यान मंच पर नहीं था। वो भीड़ के आखिरी छोर पर खड़े उस लड़के को देख रहा था। वो किसी से आगे आने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे मिठाई की भी जल्दी नहीं थी। वो बस ध्वज दंड की ओर देख रहा था। रस्सी खींची गई, तिरंगा ऊपर उठा। एक क्षण के लिए हवा बिल्कुल थम गई। फिर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। झंडा खुला। केसरिया, सफेद और हरा रंग सुबह की धूप में एक साथ फैल गए। फूलों की पंखुड़ियां ऊपर से बरसने लगीं। पूरा मैदान एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। राष्ट्रगान शुरू हुआ। जन गण मन। रामदीन ने वर्षों से यह दृश्य देखा था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि वह झंडे को नहीं देख रहा, वह उन हाथों को देख रहा है जिनसे होकर ये यहाँ तक पहुंचा है। किसी ने उसे बनाया होगा, किसी ने तय किया होगा, किसी ने अलमारी में रखा होगा। एक बच्चे ने उसे धूल से उठाया, एक बीमार माँ ने उसे माथे से लगाया, और अब वो सबके ऊपर लहरा रहा था। अचानक रामदीन के मन में एक बात कौंधी। झंडा कभी ऊंचा इसलिए नहीं होता कि वह ध्वज दंड पर बंधा है। वो इसलिए ऊंचा होता है क्योंकि उसे नीचे से उठाने वाले हाथ अभी बचे हुए हैं। राष्ट्रगान समाप्त हुआ। सबने सलाम किया, तालियां बजी, मिठाइयां बांटी जाने लगीं। मंच पर भाषण शुरू हो गया, लेकिन रामदीन धीरे धीरे भीड़ से निकलकर उस लड़के के पास पहुंचा। उसने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? गोपाल। पढ़ते हो? गोपाल ने सिर झुका लिया। पहले पढ़ता था, अब नहीं। क्यों? किताबें छूट गईं, कबाड़ नहीं छूटा। रामदीन कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। सुबह मिला वो अधूरा कागज निकाला जिस पर लिखा था, मेरा भारत। उसने वो कागज गोपाल की हथेली पर रख दिया और बोला, इसे पूरा लिखना। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या लिखूं? रामदीन मुस्कुराया, जो तुम्हें सच लगे। किसी किताब से मत लिखना, अपने जीवन से लिखना। गोपाल ने कागज मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। शायद पहली बार उसे लगा कि भारत निबंध का विषय नहीं, जीवन का अनुभव है। और रामदीन को लगा, आज का ध्वजारोहण अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिर माइक प्रधानाचार्य के हाथ में आया। उन्होंने बोलना शुरू किया। पहले से तैयार भाषण उनकी जेब में रखा था। उन्होंने उसे निकाला।
कुछ क्षण देखा, फिर मोड़कर वापस जेब में रख लिया। उन्होंने माइक पर कहा, आज मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। पूरा मैदान शांत हो गया। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया। गोपाल घबराता हुआ मंच पर चढ़ा। प्रधानाचार्य बोले, आज सुबह यह बच्चा हमारे विद्यालय का तिरंगा लेकर चला गया था। मैदान में हलचल हुई। कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रधानाचार्य ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। लेकिन इसने चोरी नहीं की थी। इसे लगा कि तिरंगा जमीन पर पड़ा है। इसे डर था कि कहीं किसी का पैर उस पर ना पड़ जाए। ये उसे अपनी बीमार मां को दिखाकर वापस लाने ही वाला था कि तब तक रामदीन वहां पहुंच गया था। उन्होंने एक क्षण रुककर गोपाल के कंधे पर हाथ रखा। आज इस बच्चे ने हमें सिखाया है कि सम्मान पढ़ाया नहीं जाता, जिया जाता है। मैदान तालियों से गूंज उठा। गोपाल समझ नहीं पा रहा था कि लोग उसके लिए ताली क्यों बजा रहे हैं। वह तो बस वही कर रहा था जो उसे ठीक लगा था। तिरंगा फहरा उठा। केसरिया रंग पर पहली धूप पड़ी। सफेद पट्टी चमक उठी। हरा रंग जैसे धरती से बात करने लगा। रामदीन ने सलाम किया, लेकिन उसकी आंखें झंडे पर नहीं थीं, वे गोपाल पर थीं। उसे लगा आज पहली बार इस बच्चे ने अपने लिए नहीं, देश के लिए कोई काम किया है। और शायद देश ऐसे ही बनता है, बहुत छोटे छोटे कामों से। कार्यक्रम समाप्त हो गया। बच्चों को मिठाई मिलने लगी। भीड़ छटने लगी। जिलाधिकारी चले गए। मंच खाली हो गया। दोनों स्कूल के फाटक से बाहर निकल आए। मैदान के भीतर तिरंगा अब भी हवा में लहरा रहा था। सड़क पर जीवन फिर अपनी पुरानी चाल से चल पड़ा था। दूध वाले लौट चुके थे। रिक्शे चल पड़े थे। दुकानों के शटर खुल रहे थे। नगर पालिका की गाड़ी फिर कूड़ा उठाने लगी थी। 15 अगस्त का उत्सव धीरे धीरे एक सामान्य दिन में बदल रहा था। लेकिन उस दिन सीतागंज में ध्वजारोहण सिर्फ स्कूल के मैदान में नहीं हुआ था। उस दिन कुछ साधारण लोगों के भीतर भी एक झंडा फहरा था।